थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों आज मेरे टॉपिक का भी नाम है सॉइल, मिट्टी। दोस्तों मिट्टी हमारे इस दुनिया की सबसे मूल्यवान ऐसी रिसोर्स है। ये वो रिसोर्स है कि एक बार हमने इसको खो दिया तो बाद में हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते। ये मिट्टी वो रिसोर्स है, वो चीज है, वो घर है जिस घर में दुनिया के 87% से भी ज्यादा जीव जिस घर में रहते वो घर है ये मिट्टी। ये मिट्टी वो चीज है कि जिस मिट्टी के ऊपर हर एक जीव इस दुनिया में जो है वो इसके ऊपर ही निर्भर है। इसकी वजह से ही उसकी उत्पत्ति होती है। क्यों? तो दोस्तों हम सभी सभी तरह के जो जीव है, सभी जो सूक्ष्म जीव से लेके सभी प्राणी वनस्पति सब कुछ, हमारा जो सोर्स है एनर्जी का वो है सूरज। हम सभी सूरज के ऊपर डिपेंडेंट है, सूर्य के ऊपर डिपेंडेंट है। जो भी एनर्जी हमें लगती है, खाने की हो, इस्तेमाल करने की हो, हर तरह की एनर्जी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली हम पाते हैं इस सूरज से, इस सूरज की रोशनी से। और इस सूरज की रोशनी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से हमें केमिकल फॉर्म में, केमिकल एनर्जी में तैयार करने का काम अगर कोई करता है तो वनस्पति करती है। ये वनस्पति है जिसकी वजह से ये सूरज की रोशनी, सूरज की ऊर्जा पूरी दुनिया को और हर एक जीव को मिलती है। बड़े छोटे सूक्ष्म जीव सबको मिलती है। और ये जीव, ये वनस्पति कहां से आती है, कहां से उत्पन्न होती है, कौन सा उसको, जैसे माँ की कोख हम कहते हैं, कहां से उत्पन्न होती है, तो वो है मिट्टी। ये मिट्टी है जो एक माँ की तरह उसको, उसका पालन पोषण करती है, उसको बढ़ाती है, उसको उत्पन्न करती है, उसको पैदा करती है। ये मिट्टी है जिसकी वजह से ये हर तरह की वनस्पति तैयार होती है। फिर ये वनस्पति ये सूरज की रोशनी, सूरज की ऊर्जा उसमें स्टोर करती है और उस पे एक तो सभी सभी तरह के एनिमल्स भी डिपेंडेंट है और सभी तरह के जीव भी डिपेंडेंट है। तो बेसिकली ये जो मिट्टी है ये सभी तरह के जीवों के लिए, जीवों का सोर्स या उत्पत्ति का साधन है। और आज ऐसी परिस्थिति है कि ये जो मिट्टी जिसके ऊपर दुनिया के सभी जीव डिपेंडेंट है, वो मिट्टी बुरी तरह से हम खराब कर रहे हैं। बुरी तरह से, जिस स्पीड से अब ये काम चल रहा है, जैसा मैडम ने कहा कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट लोगों का ये कहना है कि दुनिया में हमारी इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी जमीन है, उस जमीन के ऊपर से 40% जो जमीन है, 40% की जो ऊपर की मिट्टी है वो निकल चुकी है। उसको बहुत बुरी तरह से हमने डिग्रेड किया है कि वो अभी उतनी पोषक नहीं है कि जो जो वो वनस्पति को वो सहारा, वो सपोर्ट दे, उनकी उत्पत्ति कर सके। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो दोस्तों आने वाले दिनों में एक बहुत भयंकर संकट हमारे सामने हो सकता है। जिस स्पीड से हम लोग काम कर रहे हैं उस स्पीड से अगर ये चलेगा तो आगे के 30 साल के बाद एक बहुत भयानक खाने का संकट हमारे सभी दुनिया के सामने होने वाला है। आज हमारी लोक संख्या 800 करोड़ से ज्यादा है, देखते देखते वो 900 करोड़ के आगे चले जाने वाली है। और इन लोगों के लिए, यानी हम हमेशा, मनुष्य हमेशा खुद की बात करता है, लेकिन कई सारे सूक्ष्म जीव है, कई सारे कीटक है, कई सारे प्राणी वनस्पति सब कुछ है जो इस मिट्टी के ऊपर डिपेंडेंट है। हम उनकी तो बात ही नहीं करते। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर इस तरीके से चलता रहा तो और 30 साल के बाद इन लोगों के लिए, खाने के लिए भी, अनाज के लिए भी मिट्टी नहीं रहेगी। इतना बड़ा संकट हमारे सामने हो सकता है। तो दोस्तों बहुत जरूरी है इस मिट्टी को समझना, इस मिट्टी का संवर्धन करना। तो सबसे पहले समझते हैं कि हेल्दी, जो पोषक ऐसी मिट्टी होती है, यानी क्या होता है, कौन सी मिट्टी है जो पोषक होती है, जो सबसे अच्छे पौधों की निर्मित करती है और जिसकी वजह से ये दुनिया बहुत अच्छी तरह से चल सकती है। तो दोस्तों सबसे अच्छी मिट्टी वो होती है जिस मिट्टी में जान होती है। और जान का मतलब क्या? तो दोस्तों इस मिट्टी में लाखों करोड़ों ऐसे जीव होते हैं। जैसा मैंने कहा कि इस दुनिया में जितने भी जीव है, 87% जीव मिट्टी में होते हैं। दुनिया में कोई ऐसा इकोसिस्टम नहीं है, कोई ऐसी, इस कुदरत में जितने भी जीव है
कौन सी भी ऐसी संस्था नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं कि जहां इतने सारे जीव इकट्ठा छोटी सी जगह में रहते हैं। और वो क्या है? तो वो है मिट्टी। आपको अंदाजा नहीं होगा, लेकिन एक जो हेल्दी सॉइल है, जो अच्छी मिट्टी है, अगर उसको 1 टीस्पून, अगर आप 1 चम्मच भी उसकी मिट्टी उठाएंगे, तो उस मिट्टी में इतने सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी दुनिया में जितनी भी आबादी है उससे भी ज्यादा। आज की तारीख में हमारी आबादी कितनी है? मनुष्य की आबादी 800 करोड़ से ज्यादा है। तो उस 1 चम्मच में 800 करोड़ से भी ज्यादा जीव होते हैं। और इतना घना, इतना स्ट्रांग, ऐसी नैसर्गिक व्यवस्था जिसमें इतने सारे जीव रहते हैं, वो सिर्फ मिट्टी है। तो हेल्दी मिट्टी, पोषक मिट्टी, सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो उस जिस मिट्टी में बहुत सारे जीव है, जो जिंदा है। ऐसी मिट्टी जिसमें कई सारे अलग अलग तरह के मकोड़िया है, कई तरह अलग अलग तरह के कीटक है, कम से कम 15-20 अलग अलग स्पीसीज है इस कीटकों की। वो है अच्छी मिट्टी। वो मिट्टी अच्छी है कि जिसमें अलग अलग तरह के अर्थवर्म या केचुए है। वो मिट्टी जिसमें इस मिट्टी का मिट्टी जिनका घर है, ऐसे अलग अलग तरह के जीव, वनस्पति, प्राणी, वो सब जिसमें होते हैं, ये है अच्छी मिट्टी। और वो मिट्टी, क्योंकि ये सभी लोग, ये सभी जो सूक्ष्म जीव, ये सभी तरह के जीव है, ये मिट्टी को पोषक बनाने का काम करते हैं। मिट्टी की जो पोषकता आती है वो बेसिकली इनकी वजह से आती है। मिट्टी में जो भी जो पोषक तत्व, जीवन सत्व, मूल द्रव्य, अभी हमें भी जिंदा रहने के लिए जो जीवन सत्व लगते हैं, वो जो मूल द्रव्य लगते हैं, वो कहां से आते हैं, कहां से प्राप्त करते हैं? वो बेसिकली वनस्पति से। और वनस्पति को वो कहां से मिलते हैं? तो वो मिट्टी से। तो इन मिट्टी को वो सब देने का काम कौन करता है? तो वो सूक्ष्म जीव, जो जीव। और वो सिर्फ सूक्ष्म जीव नहीं, ये कछुओं से लेके सांप से लेके छोटे छोटे कीटक जो है, ये सभी अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं, इस मिट्टी को बेहतर पोषक बनाने का काम करते हैं। और यही यही मिट्टी जो सबसे अच्छा पोषकता इन वस्तुओं को, इन वनस्पति को दे सकती है, इसे ही हम कहेंगे हेल्दी सॉइल। दोस्तों, अभी ये अच्छी मिट्टी है, ये हम कैसे देख सकते हैं? तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल। अभी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कौन सी? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी वो चीजें, वो गुणधर्म जो हम देख सकते हैं, जो महसूस कर सकते हैं, जो हाथ से समझ सकते हैं। तो इस मिट्टी का कलर, इस मिट्टी की ट्रांसपेरेंसी, इस मिट्टी की डेंसिटी, इस मिट्टी का टेम्परेचर, ये सभी चीज उसमें होती है। पोरोसिटी। अभी इसमें क्या होता है कि ये मिट्टी बहुत कॉम्पैक्ट होने की जरूरत नहीं। अभी हमें समझा है कि इस मिट्टी में कई सारे जीव रहते हैं, तो उन जीवों की काम करने के लिए जरूरी है कि मिट्टी के जो 2 कण है उसमें हवा हो, उसमें बाकी की चीजें हो। तो इसीलिए वो मिट्टी, जिस मिट्टी का टेम्परेचर सही हो, जिस मिट्टी का पीएच सही हो, जिसका कलर सही हो, ये सभी दर्शाते हैं कि ये मिट्टी अच्छी मिट्टी है, हेल्दी मिट्टी। दूसरी है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल विशेषताएं। उसमें क्या क्या आता है? तो उसमें वो सब मूलद्रव्य है कि नहीं, जीवन सत्व है कि नहीं। अभी हमारी बॉडी बनती है कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सब चीजों से। वैसे ही उन चीजों की जरूरत होती है वनस्पति को। तो अगर मिट्टी में ये सब चीजें हैं, अगर इसमें कार्बन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, तो इसका मतलब वो मिट्टी अच्छी है। तो ये और इसमें होता है पीएच। पीएच यानी एसिडिटी और अल्कलिनिटी, ये दिखाने का एक इंडिकेटर। तो ये पीएच भी सही होना चाहिए। और ये सेम वैसे ही काम करते जैसे हमारी बॉडी काम करती। हमारी बॉडी भी अगर कभी भी बिगड़ी, तो 2 ही इंडिकेटर होते हैं, एक उसका तापमान, टेम्परेचर, और दूसरा होता है पीएच। डॉक्टर कभी भी ये दोनों चीजें ही देखते हैं। वैसे ही हमारी मिट्टी, मिट्टी एक्चुअली एक लिविंग चीज है, जिसमें ये सब चीजें हम देखते हैं कि उसकी पीएच और बाकी की चीजें कैसी है। वैसे ही बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। अभी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? जैविक विशेषता में क्या आएगा? तो जैविक चीजें। जैविक विशेषता में आएगा जीव। तो एक्चुअली आपके मिट्टी में कितने जीव है? और जीव कैसे 2 प्रकार के होते हैं, वनस्पति के जीव और प्राणी। तो वनस्पति में अलगे से लेके छोटे छोटे कई सारे ऐसे जीव है। यानी ये जो पत्तियां वगैरह सब गिर जाती है, वो पत्तियां भी मिट्टी के साथ मिलके अपना कार्बन, नाइट्रोजन उस मिट्टी को देते हैं। और इस पत्तियों को, इस पूरे बायोमास को ह्यूमस ऐसे कहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि अगर जमीन में ह्यूमस ज्यादा है, कार्बन ज्यादा है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और कई सारे सूक्ष्म जीव वनस्पति के, यानी जैसे मैंने कहा कि अलगे, एक अलग अलग तरह के अलगे हैं जो जमीन में होते हैं, अलग अलग तरह की वनस्पति जमीन में होते हैं। वैसे ही प्राणी,
यानी सिंपल कई सारे बैक्टीरिया, फंगाई, कई सारे सूक्ष्म जीव इसमें रहते हैं, कई सारे कीटक। ये जो कीटक है ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा काम इस जमीन के लिए करते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी यानी यानी जैविक विशेषताएं जमीन की क्या है, मिट्टी की क्या है, तो मिट्टी में ये देखना कि ये सब चीजें है कि नहीं। अभी इसमें बहुत अच्छा रोल एक बड़े पेड़ का भी होता है। बड़े पेड़ की जो रूट सिस्टम होती है, जो ब्रांचिंग होती है, वो भी बहुत काम आती है मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। और दोस्तों इस मिट्टी मिट्टी की सबसे जरूरत अगर कुछ है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर कुछ है, तो ये दुनिया चलाने के लिए है। अब ये दुनिया चल रही है जिस जिस एक प्रिंसिपल के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी, इस चीज के ऊपर, यानी करोड़ों सालों से ये दुनिया चल रही है। करोड़ों साल से, जैसे हर दिन सूरज आता है, हर दिन दिन होता है, हर दिन रात होती है, इसी को कहते हैं हम सस्टेनेबिलिटी, जो करोड़ों साल से चलती आ रही है। वैसे ही अभी ये तो पूरे ब्रह्मांड की बात हुई, लेकिन अगर जमीन की बात करें, अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें, तो इस पृथ्वी के ऊपर कई तरह के जीव है, करोड़ों तरह के जीव है अलग अलग। और ये सभी जीवों की व्यवस्था कुदरत ने कैसी की है, इस माँ ने कैसी की है कि आपको जो भी जरूरत है, आप अपनी जरूरत को करिए, पूरा कीजिए, यानी खाइए पिए, और फिर से वो चीज आपको फिर से मिल जाती है। यानी आप जिस आपकी जो जरूरत है वो आप जरूरत लेते हो, आप अपनी जरूरत पूरी करते हो, और वो फिर से आपको आते हैं। और यही चलता आ रहा है करोड़ों सालों से, जिसकी वजह से दुनिया चल रही है, हर जीव चल रहा है। और इसके लिए अगर कोई एक सिंगल चीज जिम्मेदार है, और जिसकी वजह से ये दुनिया सस्टेनेबल चल रही है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ मिट्टी। दोस्तों ये मिट्टी है जिसकी वजह से दुनिया सस्टेनेबल है। ये मिट्टी है जिसकी वजह से, जिसमें इतने करोड़ों 87% जीव, जिस जो घर है जिसका, और ये 80% जीव जो है, जो जो इस अपने घर में रहते हैं, इस मिट्टी में रहते हैं, वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं और दुनिया चला रहे हैं। और उसके वजह से ये दुनिया आज सस्टेनेबल है, और वैसे ही चलती जा रही है करोड़ों सालों से। इनफैक्ट सस्टेनेबिलिटी के नाम पे अभी हम लोग कई सारे चीजों की पढ़ाई करते हैं। हम देखते हैं कि हमें क्या लगता है, कार्बन, हमारा शरीर किससे बना होता है, कार्बन, वनस्पति हम सर। तो कार्बन, उसका एक साइकिल है। कार्बन जैसे हम कंज्यूम करते हैं वैसे फिर से वो तैयार होता है, फिर से तैयार होता है। ये कार्बन का साइकिल कैसे, अगर आप इसको पढ़ोगे समझोगे तो पता चलेगा कि इसके लिए एक ही चीज जिम्मेदार है, वो है मिट्टी। मिट्टी की वजह से कार्बन साइकिल है। मिट्टी में जो इतने सारे सूक्ष्म जीव है उसकी वजह से कार्बन साइकिल है। और सिर्फ कार्बन नहीं, कार्बन लीजिए, नाइट्रोजन लीजिए, अमोनिया लीजिए, फास्फोरस लीजिए, हर चीज का जो साइकिल है, जो हम पढ़ाई करते हैं, और जिसकी वजह से ये दुनिया सस्टेनेबल है, इसका कारण ही है मिट्टी। तो पूरी दुनिया को करोड़ों सालों से चलाने वाला अगर कारण कोई है, तो वो है मिट्टी। दोस्तों ये मिट्टी पानी को शुद्ध करने में भी बहुत बड़ा काम इसका है। यानी जो पानी मिट्टी से होते हुए जो नीचे होता है ना, उसको कुछ भी ना किए बिना आप ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं। यानी इस मिट्टी में इतने सारे जीव होते हैं, ऐसी रचना होती है उनकी, कि आप जब तक वो पानी नीचे नीचे जाता है, ये पानी पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। यानी फिजिकली तो शुद्ध होता ही है, फिजिकल जो चीजें नहीं चाहिए वो तो निकलता ही है, लेकिन जो हार्मफुल चीजें हैं, जो बीमारी तैयार करने वाले ऐसे घटक हो सकते हैं, उसको पूरी तरह से निकाल देते हैं ये सूक्ष्म जीव। तो ये मिट्टी बहुत अच्छा काम करता है कि पानी को शुद्ध बनाने का। इसके अलावा इस पानी का जो मूवमेंट है, पानी का जो चक्र है, इनफैक्ट वाटर साइकिल में भी सबसे अहम रोल है मिट्टी का। वाटर साइकिल में, पानी के चक्र में हम देखते हैं कि बारिश होती है, और बारिश फिर अल्टीमेटली जो बारिश से पानी निकलता है, वो धीरे धीरे करके नदी को मिलता है, नदी सागर को मिलती है, और फिर से वो चलता है। ये सब रेगुलेट करने के लिए, ये मूवमेंट रेगुलेट करने के लिए अगर कोई काम करता है, तो वो है मिट्टी। मिट्टी पानी को बहुत अच्छी तरह से संभालता है। मिट्टी पानी का ये काम करता है कि वो फ्लड, यानी अगर ज्यादा बारिश भी आ गई तो भी बाढ़ नहीं आनी चाहिए, इसकी काम भी ये भी करती है मिट्टी। और लेकिन सबसे जरूरी, सबसे अहम अगर कोई काम है इस मिट्टी का, तो वो है बायोडायवर्सिटी। दोस्तों हमारी दुनिया में ना इस करोड़ों सालों से माँ ने एक संतुलन बना के रखा है। एक संतुलन, हर तरह के जीव जो इस दुनिया में रहते हैं, प्रकृति में रहते हैं, इस सभी तरह के जीवों का एक संतुलन है, जिसे हम इकोसिस्टम, जिसे हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। अब ये बहुत जरूरी है। अभी इस संतुलन में, इस बायोडायवर्सिटी में छोटे से वनस्पति से लेके बड़ी से बड़ी वनस्पति होती है, छोटे से छोटे कीटक या बैक्टीरिया से लेके बड़े हाथी तक प्राणी होते हैं।
और इसका एक बहुत अच्छा संतुलन है, जो संतुलन बनाने का काम करती है मिट्टी। दुनिया के जितने भी बायोडायवर्सिटीज है, मैक्सिमम बायोडायवर्सिटीज, मैक्सिमम इकोसिस्टम डिपेंडेंट है हमारी इस मिट्टी के ऊपर। और इसका संतुलन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसका संतुलन बिगड़ गया तो बहुत बड़ा परिणाम हम सब पे होता है। और ये देखा हमने कोरोना में देखा। अभी कोरोना ये जो जीव है, कोरोना ये जो वायरस है, ये थोड़ी हमने उत्पन्न किया है, ये थोड़ी कहीं से निकल आया, ये हमेशा था। कोरोना हमेशा इस प्रकृति के संतुलन में था, इस बायोडायवर्सिटी में था। वो हमने गलत काम किया, हमने उस संतुलन को बिगाड़ा, इसलिए फिर इतना नुकसान हुआ कि 2 साल तक हमने वो देखा। और उसके बाद अभी भी जो जो एक ऐसा जीव है कि जिसको से ज्यादा लोग मरते हैं, वो है मच्छर। मच्छरों के कारण सबसे ज्यादा लोग मरते हैं। अगर किसी कीटक की वजह से, जीव की वजह से मरते तो वो मच्छर है। अब ये मच्छरों को भी अच्छी तरह से उसका उसका नियंत्रण करने का काम प्रकृति ने करके रखा है। वो देखती है प्रकृति की, ना बाघों की संख्या बढ़े, ना मच्छरों की, ना सांपों की, वो सब पूरा संतुलन है। लेकिन हम हमेशा हर वक्त जो संतुलन बिगाड़ रहे हैं, उसके कारण ये बीमारियां हैं, उसके कारण ये चीजें हैं। तो बहुत जरूरी है दोस्तों, हमारी इस दुनिया में इस प्रकृति का, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें। और अगर हमें ये संतुलन बनाना है, अगर हमें काम करना है, तो हमें ख्याल रखना होगा हमारी मिट्टी का, क्योंकि हमारी वो मिट्टी है जो ये संतुलन बनाने का काम करती आ रही है और वही करती है। दूसरा, हमारी इस मिट्टी में कई सारे ऐसे वो जो जीव जो है, वो कई सारे जो बीमारी तैयार करने वाले, जैसे मैंने अभी कोरोना का एग्जांपल दिया या मच्छरों का एग्जांपल दिया, वैसे कई सारे जीव है, जो सिर्फ मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मनुष्य ही नहीं, कई कई तरह के अलग अलग वनस्पति, अलग अलग तरह के प्राणी, उनको वो अपायकारक हो सकते हैं, उनके लिए बीमारी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उनको खत्म करने का काम वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव करते हैं। अगर हमारी मिट्टी सही है, अगर हमारी मिट्टी पोषक है, अगर हमारी मिट्टी हेल्दी है, तो उस मिट्टी में ऐसे अलग अलग जीव होते हैं जो इन बीमारी तैयार करने वाले जीवों को कंट्रोल में रखते हैं। जैसे मैंने मच्छर का एग्जांपल दिया। इनफैक्ट अगर आप जहां फसल कर रहे हो, अगर आप खेती कर रहे हो, और खेती में अगर आपकी मिट्टी अच्छी है ना, तो आपको ज्यादा पेस्टिसाइड, ज्यादा इंसेक्टिसाइड देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना सुंदर संतुलन हमारी इस अच्छी मिट्टी का होता है ना, कि वो अपने आप इन सब का ख्याल रखती है। इतना ही नहीं, ये मिट्टी फिजिकल स्टेबिलिटी देती है। जितने भी छोटे पौधों से लेके बड़े बड़े वृक्ष जो निकलते हैं, उसको फिजिकल स्टेबिलिटी तो देती ही है। लेकिन हमारे इतने गांव, इतने शहर, इतने सारा स्ट्रक्चर्स, इतना जो कुछ कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, उसको भी सपोर्ट करने का काम, उसको भी स्टेबिलिटी देने का काम ये मिट्टी कर रही है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका क्लाइमेट में। दोस्तों, क्लाइमेट में अगर आप देखोगे तो हम बहुत बड़े स्केल में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं बाहर, लेकिन पृथ्वी पे ऊपर ये कुदरत की जो व्यवस्था है पानी की और जमीन की, उसकी वजह से मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों ले जाते हैं, और बहुत थोड़ा सा बाहर निकलता है, जो हमको इतना परेशान कर रहा है। तो सोचिए कि अगर ये व्यवस्था नहीं होती कुदरत की, तो क्या होता था। तो सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो सिंक होता है या जो एब्जॉर्ब होता है, वो होता है पानी। और पानी के बाद जो होती है वो जमीन। इस जमीन के ऊपर हर पौधा, हर वनस्पति, हर वो चीज जो इस पे ग्रो होती है, उनका तो खाना है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी डायरेक्टली कंज्यूम करती है। अभी देखिए, पानी का तो है ही, लेकिन यहाँ वनस्पति जो भी तैयार होती है, जो भी इस मिट्टी से उगती है, वो खाती है इसको, वो खाना है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन। तो सबसे, पानी के बाद सबसे लार्जेस्ट कार्बन सिंक अगर कोई है, तो वो है हमारी ये मिट्टी। तो ये भी जरूरी है कि अगर हमें इस क्लाइमेट को अगर कंट्रोल करना है, अगर इसको बेहतर करना है, इसको सही रखना है, तो उसके लिए भी जरूरी है कि हम मिट्टी का ख्याल रखें। और दोस्तों, ऐसी सब परिस्थिति में ऐसी मिट्टी जो इतनी वाइटल है, इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बुरी तरह से आज हम डिग्रेड कर, यानी साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि 40% मिट्टी जो निकल गई है जमीन से, उसमें से तो 1/3 तो इतनी सीवियरली डिग्रेडेड है कि वहां कुछ भी नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि इस मिट्टी में इतने सारे कीटक, यानी कीटक का पूरा जो बायोमास है इस मिट्टी को लेके है। 80% कीटक अभी इस मिट्टी से निकल चुके हैं, 80%। और हम देख सकते हैं ना, हमारे भी लाइफ साइकिल में हमने जो देखा, यानी बचपन में जितने कीटक दिखाई देते थे, अभी वो नहीं दिखाई नहीं देते। वो बोल रहे हैं, और वो उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी सूक्ष्म जीव है वो भी कम होते जा रहे हैं, और बहुत जल्दी इसको ठीक करना होगा। हमारे पास बहुत कम
समय है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ 15 से 25 साल है आगे के। अगर इसमें हमने आज से अगर हमने शुरुआत की तो 15 से 25 साल में इसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन और 30 साल बाद हमने अगर किया तो उसको 2 साल से भी ज्यादा लग सकता है इसको बेहतर करने के लिए। और सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? तो वही मिट्टी को बेजान बनाना, खत्म करना मिट्टी को। मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव उसको पूरी तरह से इस तरह से खत्म करना कि उसमें कुछ है ही नहीं। फिर वो पत्थर जैसे ही है, ना ही उसमें कुछ उग सकता है, ना उसमें कुछ पोषक तत्व हो सकते हैं। और दोस्तों ये कितनी डिग्रेड हो चुकी है इसका भी क्लासिफिकेशन वो हमेशा करते हैं। पहला कौन सा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, कि मिट्टी में बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन कितना है। इसका मतलब उस मिट्टी में जो जीव होने चाहिए वो कैसे कितने कम हो चुके हैं। तो उसमें ह्यूमस कितना कम है, कार्बन कितना कम है, ये एक तरीका है देखने का। दूसरा ये तरीका है देखने का कि उस मिट्टी में जो सूक्ष्मजीव होने चाहिए वो कितने कम है। तीसरा तरीका है कि उस मिट्टी में कितने कीटक होने चाहिए वो कितने कम है। अलग अलग चीजें, और ये सभी इंडिकेटर है। यानी अच्छी मिट्टी में, हेल्दी मिट्टी में सब कुछ होना चाहिए, और जब डिग्रेड हो जाते हैं तो ये सब देखते हैं। दूसरा है ऑफकोर्स केमिकल, कि उस मिट्टी में केमिकल्स कितने कम है, यानी उसमें कैल्शियम कितना कम है, उसमें नाइट्रोजन कितना कम है, फास्फोरस कितना कम है, पोटेशियम कितना कम है। और ये सभी चीजें चाहिए पौधों को। अगर अच्छी फसल, अच्छे पौधे चाहिए तो ये चाहिए हमें। और आज अगर आप देखोगे तो ये केमिकल्स की वजह से बहुत कम हो चुके हैं। तीसरा इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। अभी ये तो ऐसी चीज है कि देखो, हमें जिंदा रहने के लिए, जैसे हम जिंदा रहते तो हमें अच्छी हवा चाहिए जिसमें कार्बन, पर्याप्त ऑक्सीजन चाहिए, सनशाइन चाहिए। वैसी ही मिट्टी की जरूरत है, और स्पेशली मिट्टी के अंदर जो इतने जीव है उनकी जरूरत है। और जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस तरह से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो उसका डायरेक्ट असर इन जीवों पे हो रहा है। छोटे छोटे से सूक्ष्म जीव से लेके ये कीटक, अलग अलग तरह के जीव इसका भी शिकार हो रहे हैं, और उसकी वजह से भी हमारी मिट्टी अभी बेजान होती दिख रही है। फिजिकल डिग्रेडेशन, हाथों से मिट्टी को खराब करना, हाथों से कंस्ट्रक्शन करना, गलत गलत माइनिंग करना जो नहीं करना चाहिए। बाकी जिस तरह से हम पौधे निकाल रहे हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं, और उस पेड़ों के वजह से जो बाढ़ आती है, जो पानी जो ज्यादा उत्पन्न होता है, वो अपने साथ सभी मिट्टी को अपने साथ लेके जाता है, और वो बहुत बड़ा फिजिकल डिग्रेडेशन। यानी इतनी सॉइल होनी चाहिए वो कैसे कम कम होती जा रही है, वो डायरेक्ट जो दिखाई दे रही है वो फिजिकल डिग्रेडेशन है। और क्यों हो रहा है ये? अभी मिट्टी का डिग्रेड होना या मिट्टी बनाना, ये एक्चुअली एक नेचुरल प्रोसेस है। पत्थर होते हैं, पत्थर नीचे जो है वो धीरे धीरे करके वो सूक्ष्म जीवों के कारण या बाकी के फिजिकल चीजों की वजह से उसकी विदरिंग होती है, उसकी छोटे 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 दाने तैयार होते हैं, और उससे मिट्टी तैयार होती है। तो मिट्टी बनना एक एक नॉर्मल, एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जो जो सैकड़ों सालों तक चलती है, और फिर मिट्टी तैयार होती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इस चीज को बहुत ज्यादा हमने इसको स्पीड अप किया है, बहुत ज्यादा एक्सेलरेट किया है, और कुछ दिनों में, कुछ सालों में हम इसको बहुत बीस मिट्टी को हटा रहे हैं। नॉर्मली कैसा होना चाहिए कि पुरानी मिट्टी धीरे धीरे करके जानी चाहिए, नई मिट्टी आनी चाहिए और बढ़नी चाहिए, लेकिन हम बहुत फास्टली इसको निकाल रहे हैं। और इसका सबसे प्रमुख कारण है, नंबर वन कारण, और वो पूरी दुनिया में है, वो है खेती। जिस तरीके से हम खेती कर रहे हैं, हम बिल्कुल ये ध्यान नहीं देते रखते हैं कि हम जिस तरह से खेती कर रहे हैं उसका हमारी मिट्टी के ऊपर क्या असर हो रहा है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई एशियन कंट्री हो, बाकी सब लोग जिस तरह से खेती कर रहे हैं वो खेती करने का तरीका बहुत गलत है। यानी उस खेती की शुरुआत से लेके जो बीज हम लोग क्या डालते हैं, किस तरह से उसकी टेलिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, और हर चीज जो होनी चाहिए वो एक्चुअली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के नाम से होनी चाहिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे होगा? कैसे वो खेती हजारों सालों तक हमें जो चाहिए, जो फसल, जो खाना चाहिए वो देगी, तब देगी जब मिट्टी सस्टेनेबल होगी। तो ये चीज खेती हमेशा उस मिट्टी का ख्याल रखते हुए करनी चाहिए। आज जो खेती हो रही है वो एग्रेसिव कल्टीवेशन हो रही है। यानी उस 1 एकड़ में से, 1 हेक्टेयर में से कैसे ज्यादा से ज्यादा फसल आए, कैसे ज्यादा से ज्यादा मुझे पैसा मिले, बस इसके ऊपर ही ध्यान दिया जाता है, और उसका बहुत दुष्परिणाम मिट्टी के ऊपर हो रहा है। हमने इस चीज को बढ़ाने के लिए बहुत भारी मात्रा में हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल्स यानी बीज से लेके फर्टिलाइजर। अभी फर्टिलाइजर तो एक बहुत बड़ा नुकसान बन चुका है। फर्टिलाइजर जहर है, कि इस जहर की वजह से जो सूक्ष्म जीव
जिसकी वजह से दुनिया है, ये सस्टेनेबिलिटी सब कुछ है, वो मार रही है। तो ये फर्टिलाइजर का जो मिसयूज कर रहे हैं ज्यादा कर, ये गलत है। ओवर ग्रेजिंग, ये भेड़ बकरे को हम ऐसे खिलाते हैं कभी कभी, वो बहुत बड़ा नुकसान इस मिट्टी का करते हैं। डिफोरेस्टेशन, ये बड़े जो पेड़ है वो बहुत जरूरी है इस मिट्टी का ख्याल रखने के लिए। ये ना कि मिट्टी को स्टेबिलिटी देते हैं, लेकिन कई सारे इनडायरेक्ट डायरेक्ट चीजें हैं जिसकी वजह से मिट्टी बेहतर होती है। और कई देश में तो ऐसे है कि वो जंगल काट रहे हैं वहां खेती करने के लिए, बहुत गलत काम हो रहा है। सॉइल इरोजन, हम तो कई सारे ऐसी चीज कर सकते हैं कि जिसकी वजह से हम मिट्टी का ख्याल रखें, लेकिन हम अपोजिट करते हैं। यानी खेतों में अगर मिट्टी गीली है तो बिल्कुल उस ऐसे खेतों में बहुत जो हेवी ऐसे इक्विपमेंट्स है, मशीनरीज है, वो नहीं जानी चाहिए वो, क्योंकि उनको फिर वो व्हील को लग के कई सारी मिट्टी विस्थापित होती है, इरोजन होता है मिट्टी का। ये नहीं होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन भी जो हम कर रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण अभी बन चुके हैं। अर्बनाइजेशन, जिस तरह से अभी गांव से शहर बन रहे हैं, बड़े बड़े शहर और बड़े हो रहे हैं, उसका विस्थापित हो रहा है, ये सभी भी इस तरीके से हो रहा है ना कि यहाँ हम अपनी मिट्टी के बारे में सोचते ही नहीं। कॉन्क्रीटीकरण, हर जगह हमें चाहिए कंक्रीट, हर जगह हमें चाहिए वो सीमेंट। हम जरा भी देखते नहीं कि उस मिट्टी की एक अपनी रचना है। पानी का ड्रेनेज है, या जैसे मच्छर का मैंने एग्जांपल दिया है, अपने अपने इकोसिस्टम है, इसको देखते ही नहीं हम। और जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से कई सारी चीजें आज हम देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं। ड्रेनेज के प्रॉब्लम हो, फ्लड के प्रॉब्लम हो, मच्छरों का प्रॉब्लम हो, कई सारी बीमारियां फैलने का कारण यही ये कि हम मिट्टी को देखते ही नहीं, मिट्टी को समझते ही नहीं। और सबसे गलत काम, सबसे बड़ा पाप अगर हम लोग इस प्रकृति के प्रति अगर कुछ करते हैं तो वो है माइनिंग। ये जो भी माइनिंग हम करते हैं ये पूरी तरह से गलत है। स्पेशली जब हम अभी हमारे देश में इस कोयले को लेकर जो माइनिंग हो रही है, वो पूरी तरह से बहुत भयंकर प्रॉब्लम है हमारी इस मिट्टी को लेकर। कुछ लोग, कुछ इंडस्ट्रीज तो ऐसे है जो इस मिट्टी को ओपनली खराब करते हैं। जैसे पॉल्यूशन हम पानी का करते हैं, वो इस मिट्टी का पॉल्यूशन करते हैं। जो भी हमारी इंडस्ट्री से निकलता हुआ जो जहरीला पानी हो या कोई वेस्ट हो, वो ओपनली मिट्टी में डाल देते हैं। कभी गड्ढा करते हैं, कभी ऐसा ही डालते हैं। और ऐसा डालने के बाद ऐसा जरूरी नहीं कि वो जहर सिर्फ उस वो जो जगह है, वो जो मिट्टी है वहां तक ही रहे। ये जहर धीरे धीरे करके बाकी की जो मिट्टी है, बाकी के वहां के जो सूक्ष्म जीव है, इसको भी खत्म करते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की तारीख में अगर कुछ है तो है कचरा। सबसे बड़ा दुश्मन जिसकी वजह से ये मिट्टी खराब हो रही है वो है कचरा। ये प्लास्टिक, ये सभी पेट्रोकेमिकल चीज है। क्योंकि अगर ऑर्गेनिक कचरा है तो वो अपने आप, ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है वो उसको डिग्रेड करेंगे। लेकिन ये ऑर्गेनिक भी नहीं, ये ऐसे कचरा है ना कि बहुत वो दूर तक जाता है और इस मिट्टी को खराब कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? इसका सोल्यूशन, आई मीन, हम सभी ने मिलकर एक्चुअली इस सोल्यूशन के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये हमारी दुनिया के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, हर जीव के लिए जरूरी है। और सबसे इफेक्टिव, सबसे जरूरी चीज अगर कुछ है जिसके द्वारा हम इस मिट्टी का ख्याल रख सकते हैं, इसका संवर्धन कर सकते हैं, तो वो है कम्युनिटी। हम आप मिलके हमने इस मिट्टी की सुरक्षा करनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। अगर हम जिस गांव में रहते हैं, हम जिस शहर में रहते हैं, वहां देखनी चाहिए कि हमारी मिट्टी का हम उतना ही ख्याल रखें जितना ख्याल हम अपने बच्चों का रखते हैं, जितना ख्याल हम अपने माँ बाप का रखते हैं, जितना ख्याल हम अपने घर का रखते हैं। तो दोस्तों, ये जो मिट्टी है ये दुनिया के 87% जीवों का घर है। घर है डायरेक्ट, लेकिन अगर इनडायरेक्टली देखोगे तो हम सब इसके ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा अनाज, हमारा खाना, हमारी हर तरह की ऊर्जा का कारण, का सोर्स है ये मिट्टी। तो सबसे जरूरी है कि हम मिलके एक संकल्प करें कि हम अपनी मिट्टी का ख्याल रखेंगे। और यही यही एक सोल्यूशन है, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं। इस मिट्टी को लेकर अगर हम कोई आंदोलन करते हैं कुछ दिनों तक, तो ये काफी नहीं है। सिर्फ आंदोलन करके, अवेयरनेस करके काफी नहीं। हमने एक्चुअली, जैसे हम हमेशा अपने घर का ख्याल रखते हैं ना, जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखते हैं, वैसे ही होना चाहिए। कम्युनिटी करके मिलके हमने ख्याल रखना चाहिए। और यही है ना, यही संकल्पना है बेसिकली एमवीपी, एमयूपी, इनके पीछे। बिजनेस तो है ही, लेकिन विलेज प्रोजेक्ट, अर्बन प्रोजेक्ट यही है कि हर हफ्ते आप मिले, आप इसके ऊपर बात करें, समझे जरूर चीजें कितने जरूरी है, और काम करें। क्योंकि दूसरा तरीका ही नहीं है। कोई नहीं आएगा हमारे हमारे घर के बाजू की जो या आंगन की मिट्टी को बेहतर करने के, हमें ही करना पड़ेगा।
और ऑफ कोर्स रूल्स रेगुलेशन है, नियम है, कायदे कानून है। वैसे वैसे तो है ही, वैसे ऑन पेपर देखेंगे तो बहुत सारे कायदे कानून, हम एक पेड़ भी काट नहीं सकते, लेकिन उसकी अमल बजावनी भी वैसी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर दोस्तों, ये जो खेती हम कर रहे हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबली करनी चाहिए। खेती ऐसी करनी चाहिए कि जो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल खेती में आएगी वो इंटरक्रॉपिंग, कि जैसे एक क्रॉप, जैसे आप जानते हैं रेगुलर क्रॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉप रोटेशन, एक ही तरह की फसल बार बार हम लेते रहेंगे तो उसकी वजह से फिर वो जो उस फसल को चाहिए वो एक ही तरह के एलिमेंट लगते हैं और उसकी फिर कमी होती है जमीन में। तो फिर कुछ एक अंतकाल के बाद एक दूसरी फसल होनी चाहिए। और ये पूरी ये सभी प्रैक्टिसेस हमें पता है। हमें पता है, हमारे कृषि सहायक या कृषि अधिकारी जो है वो हमें बता सकते हैं, कई सारे लोग हमें बता सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी क्या है, जब किसान अपनी आज की फसल छोड़ दूसरी फसल लेके जाए तो उसकी मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या वो बेचेगा कहाँ, ये उसको सपोर्ट चाहिए, कंपलसरी चाहिए। किसान भी तैयार करेगा, किसान भी रेडी है, किसान भी समझता है, किसान के लिए भी ये मिट्टी उसकी माँ जैसी ही है। लेकिन फिर इससे जो उगाएगा उसको लेने का या उसकी मार्केटिंग की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और वही काम एमसीएल कर रही है दोस्तों। ओवर इरिगेशन, यानी कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग इतना वो खेतों में एक बार पानी डाला तो हम देखते ही नहीं कब तक वो पानी जा रहा है, क्या कर रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। ये जो ओवर इरिगेशन है वो खत्म होनी चाहिए। राइट फर्टिलाइजर राइट अमाउंट पे। दोस्तों वो जो जीव है, देखो हमें मिट्टी का ख्याल रखना है ना, किसका ख्याल रखना है, तो वो जो असंख्य जीव है उनका ख्याल रखना है। तो उनको जो पोषक तत्व चाहिए, जो फर्टिलाइजर चाहिए, तो वो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक ही होनी चाहिए। वो केमिकल तो जहर है उनके लिए, और वो सही मात्रा में होने चाहिए ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके और वही चीजें फिर आगे आगे वनस्पति को दे पाए। और यही तरीका है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। इनफैक्ट इन सबकी शुरुआत हमारी बीजों के साथ होनी चाहिए। बीज भी ऑर्गेनिक चाहिए। आज ज्यादा चाहिए इसलिए हम लोग, ज्यादा फसल होनी चाहिए, ज्यादा आउटपुट होना चाहिए, फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड या कई सारे चीजें का इस्तेमाल करते हैं। ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी अगर आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर, हर कोई चीज जो हम खेतों के लिए खेतों में कर रहे हैं, हमने ये देखना चाहिए कि वो ऑर्गेनिक है और सस्टेनेबल है। हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए वो असंख्य जीवों का जो इस जमीन में, इस मिट्टी में है, और उस तरीके से ये काम करना चाहिए। इनफैक्ट सबसे अच्छी चीज है नेपियर ग्रास। आप इस सॉइल डिग्रेडेशन के ऊपर आप पढ़िए, जैसे मैडम ने कहा कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके वो पर्सन काम कर रहे हैं, वैसे ही जहां जहां मिट्टी खराब हो रही है तो क्या करें। अभी अभी इस मिट्टी की उत्पादकता कम है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते, कैसे उसको बेहतर बनाए। तो पूरी दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट के ऊपर काम करते हैं ना, तो उनका सोल्यूशन है ग्रास। ग्रास और लेग्यूम्स, द्विदल वनस्पति। अभी ग्रास ग्रास इसलिए है कि उसकी जो जड़ें होती है वो बहुत, उसकी जो एक फाइब्रस ऐसी होती है, वो जमीन को पकड़ के रखती है। ग्रास में पूरी दुनिया में सॉइल डिग्रेडेशन के ऊपर जो भी काम हो रहा है, जिसके ऊपर काम किया है, अमेरिका से लेके अफ्रीका से लेके एशिया के अलग अलग देशों में, सभी लोगों ने जो काम किया वो सिर्फ और सिर्फ नेपियर ग्रास के ऊपर। दोस्तों इस ग्रास कैटेगरी में सबसे अच्छा है नेपियर। ऐसी जमीन जहां पोषक तत्व एकदम कम हो चुके हैं, डिग्रेड हो चुकी है, तो क्या कर सकते हैं, कौन सी वो वनस्पति आ सकती है जो कम से कम पोषक तत्वों में आ सकती है, कम से कम पानी पे हो सकती है, तो वो है नेपियर। और ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन अगर आप देखोगे तो भी आपको पता चलेगा इस नेपियर के ऊपर कैसे नेपियर ने जमीन को बेहतर बनाया है। ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे, कई सारे ऐसी केस स्टडीज आपको मिलेगी कि किस तरह से इसके ऊपर काम हो रहा है, और ये बहुत जरूरी है। दूसरा है टेरेस फार्मिंग, यानी जहां जहां स्लोप है, जहां जहां हमें पता है कि हवा से या पानी से या किसी भी चीज से वो मिट्टी नीचे आने वाली है, इरोजन उसका होने वाला है, तो वहां हमने एक तो फार्मिंग करनी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, और उस मिट्टी को रोकना चाहिए, उसको मिट्टी को सपोर्ट देना चाहिए। और ये पेड़ है, फिर पेड़ बाकी सब चीजों का ख्याल रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्री, दोस्तों छोटे छोटे पेड़ तो है, लेकिन सबसे जरूरी है बड़े वृक्ष। ये जो बड़े पेड़ होते हैं ना, बहुत काम के होते हैं। ये जो बड़े पेड़ है, ये बड़े पेड़ के जो विशाल नीचे जो सिस्टम होती है, रूट सिस्टम, ये बहुत काम की होती है। ये पानी से लेके जमीन मिट्टी की पोषकता से लेके उन जीवों से लेके
कई सारी चीजें हैं जो प्रदान करती है। हम हमेशा इकोनॉमिक चीजें देखते हैं, लेकिन कई सारी चीजें, जब हम डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। और ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबल अर्बनाइजेशन। दोस्तों, जहां भी हम लोग अभी अपने शहरों को बड़ा कर रहे हैं, गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, हम हमेशा कंपलसरी सोचना चाहिए ना उस मिट्टी का, कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं। हर जगह क्या जरूरत है सीमेंट की, क्या जरूरत है, उस सभी चीजों को अपने तरीके से हम उसको बदल देते हैं। कोई भी कंटूर हो, कोई भी पानी का प्रवाह हो, कुछ भी अपने अपने तरीके से हम करते हैं। जरा भी सोचते नहीं कि नेचर ने, प्रकृति ने इतने सालों के बाद क्या व्यवस्था की है, उस व्यवस्था को समझना और उस तरीके से अपने आप को बढ़ाना, शहरों को बढ़ाना, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी जैसे पुणे का एग्जाम्पल दिया था मैडम ने, कितनी गलत हो रहा है। सिर्फ पुणे नहीं, कई सारे शहरों में अभी ये चीज है कि हम जो भी अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, बिल्कुल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस मिट्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, जो लेनी चाहिए। और रिस्पॉन्सिबली हमने काम करना चाहिए कि मिट्टी का हम ख्याल रखें। मिट्टी के अंदर जो पानी का मूवमेंट है, जो बेसिकली उसकी जो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम है, वो कैसी रहेगी, उसका ख्याल रखना चाहिए। और दोस्तों, भले ही ये प्रॉब्लम है, संकट है, और बहुत आने वाला बड़ा संकट है जिसके ऊपर पूरी दुनिया काम कर रही है, लेकिन इस संकट के साथ हमारे लिए, पूरे एमसीएल फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। क्या अवसर है? तो दोस्तों, ये मिट्टी जो अभी डिग्रेड हो चुकी है, जिसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं है, इसको दवाई चाहिए। इसको चाहिए ऐसा कुछ फर्टिलाइजर, ऐसी कुछ दवाई की जो दवाई इस इस जमीन में वो पोषक तत्व फिर से प्रदान करें, और सस्टेनेबल वे में करें, ऑर्गेनिक वे में करें। और ये काम करेगा हमारा सबका एमसीएल सॉइल कंडीशनर। दोस्तों, हमारे जितने भी एमसीएनजी के प्लांट है ना, नंबर वन प्रोडक्ट अगर कोई होने वाला है तो वो मिथेन नहीं है, उससे बहुत बेहतर होने वाला है हमारा फर्टिलाइजर। और ये फर्टिलाइजर नहीं है सिर्फ, ये खाद नहीं है, ये सॉइल कंडीशनर। हम पूरी दुनिया में इसको एमसीएल सॉइल कंडीशनर के नाम से ही बेचेंगे, क्योंकि ये बनता है नेपियर ग्रास से। वो नेपियर ग्रास जो इतना सकस, इतना पोषक है कि इसको घास करके हम अपने जानवरों को खिलाते हैं। और पूरी दुनिया जानती है नेपियर ग्रास के बारे में कितनी अच्छी है। और वो नेपियर घास से अगर हम इतना शुद्ध, इतना अच्छा, अगर ये फर्टिलाइजर बना रहा है, ये सॉइल कंडीशनर करके काम करेगा, ये दवाई का काम करेगा। ये जब डिग्रेडेड सॉइल में 3, 5, 7 साल जब आप इसका इस्तेमाल करोगे, तो बहुत बेहतर फर्टिलिटी तैयार करेगा जमीन में। और आज इसकी जरूरत पूरी दुनिया को है, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, बड़े बड़े जो देश है, उनके पास नहीं है इतनी मिट्टी, उनके पास नहीं है इतनी खेती जितनी हमारे पास है। उनके पास नहीं है इतनी खेती जिसकी वजह से वो इतना नेपियर घास उगा सकते हैं और इतना फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा अवसर है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर आप बिजनेस सेक्टर के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो फर्टिलाइजर का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर इस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनता है, तो भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा हो सकती है, और ये होने वाली है। डे वन से हम जो जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो है एमसीएल सॉइल कंडीशनर। क्योंकि हमें पता है इसकी अहमियत क्या होने वाली है। आने वाले दिनों में हमारे सभी एमसीएल उद्योजक और सभी हमारे फार्मर्स, किसानों को एक बहुत अच्छी इनकम इससे मिलने वाली है। ये वो प्रोडक्ट है जो हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत बेहतर बनाने वाला है। यानी हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो तो बेहतर चलेंगे, लेकिन पूरे मिलके हम अपने देश की इकोनॉमी बेहतर बनाएंगे, और फिर से हमारे देश को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे। जय हिंद, जय हिंद।